तो स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ एंड आर्ट्स गुरु में। पूरी तरह से लूर नहीं होने के कारण YouTube पर हम ऑनलाइन नहीं आ पाए हैं। कोशिश भरसक किए हैं, लैपटॉप भी लेकर आ गए हैं, लेकिन लूर नहीं हो पाया है। तो चलिए कल सीख लेंगे पूरा कैसे YouTube पर लाइव है। तो सोचे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दें। कोचिंग के बच्चों को बता दें कि आप लोगों को 7 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं ऑब्जेक्टिव हिस्टोरी के। तो आप लोग को हिस्टोरी का जो पहला चैप्टर है अब उसको समझा दें, क्योंकि हम लोग आखिरी चैप्टर से पढ़ना शुरू किए थे। तो पहला चैप्टर उसको चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? अपने देश से प्रेम की भावना को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो याद कर लीजिए उसको। इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को ही राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। ये फ्रांस के थे। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से। उस समय शासक था, याद रख लीजिएगा, लुई 16वां, और इनकी रानी का नाम था मेरी अंतोइनेट, जो अपने अय्याशी के लिए प्रसिद्ध थी। इसके अलावा फ्रांस में 2 और क्रांति हुआ, एक 1830 की क्रांति और एक 1848 की क्रांति, जो मुख्य रूप से थ्योरी में पढ़ना है। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो याद रखिए, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, और एशिया का मरीज किसे कहते थे? तो यह चीन को कहते थे। याद रखिएगा। यूरोप की सभ्यता का पलना बोले तो हम बोलेंगे यूनान बोलेंगे। उसके लिए क्या बोलेंगे? यूनान। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो याद रखिएगा, मेटरनिक का पतन मई 1848 में हुआ। मेटरनिक राष्ट्रवाद का घोर विरोधी था और ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वह है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के बाद हुई? तो याद रख लीजिए, वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। इसे वियना सम्मेलन भी कहते हैं। वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और इस सम्मेलन में पुनर्स्थापना बुर्बो वंश का हुआ था। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो वह देश था आपका ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के खास तौर पर कौन? तो चांसलर जो था उसका मेटरनिक, वो थे। मेजनी का संबंध किस संगठन से थे? याद रखिएगा, मेजनी का संबंध कार्बोनानी से। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया। यंग इटली की स्थापना 1831 में और यंग यूरोप का स्थापना 1834 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो याद रखिए, जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो वह हुआ था तुर्की के साथ, यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए। फिर से बता दें, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने कौन सा पद दिया था? याद रखिए, प्रधानमंत्री का पद। और काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ? 1862 में। किसी कारणवश इनका मृत्यु हो गया। बात की जाए तो इटली के एकीकरण में 3 लोग महत्वपूर्ण थे। एक थे आपका मेजनी, दूसरा थे काउंट काबूर, और तीसरा थे गैरिबाल्टी। तो शुरू में गैरिबाल्टी मेजनी से प्रभावित थे, लेकिन बाद में काउंट काबूर के विचारों से वो प्रभावित हो गए। गैरिबाल्टी को इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं, और जो पेशे से एक नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्टी पेशे से क्या था? तो अभी बता दिया, नाविक था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं, और यूरोप काफ़ी विकसित महादेश है। दुनिया में महादेशों की संख्या 7 है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा एशिया, और जनसंख्या के सबसे कम कहाँ का है? तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद रखिएगा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क किया था। बिस्मार्क शुरू में पर्सा के शासक था, और इन्हें पर्सा का प्रधानमंत्री और बनाया किसने था? तो विलियम प्रथम ने बनाया था। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण के रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया और नीति अपनाया, और इन्होंने सैनिक व्यवस्था को समझते हुए सैन्य शासन को बहुत मजबूत किया। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो ये बता दिया है, यूनान हो जाएगा आपका आंसर इसका। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। याद रखिएगा, सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 में, और सेडोवा का हुआ था 1866 में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया? तो याद रखिएगा, सीडोन का युद्ध। ये कब हुआ था? अभी बताया, सीडोन का युद्ध 1860 में हुआ था, सीडोन का युद्ध। आपका नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? बता दिया है, मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना किया था। यंग इटली भी मेजनी ने किया था। सीडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 में बता दिया गया है।
सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध को क्या कहते हैं, यह भी सेडाउन का युद्ध कहते हैं। और पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था सिडोवा का युद्ध 1866 में। किसके किसके बीच, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है वियना सम्मेलन किस वक्त हुआ, था 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन के युग को ख़त्म करना, नेपोलियन के युग को ख़त्म करना और मेटरनिक के युग को पुनः लाना। नेक्स्ट है वियना किस देश की राजधानी है, तो वियना आप लोग को बता दें वह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और उस समय ऑस्ट्रिया का जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, उस समय यहाँ के एकदम खरूस जो थे ना चांसलर था मेटरनिक। नेक्स्ट प्रश्न है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था, क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ था। इसके बाद कोचिंग के बच्चों को खासतौर पर बता दें कि इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव सेशन चलेगा, वो भी हिस्टोरी का, साथ में हिस्टोरी के अलावा टोटल एसएसटी का। साइंस आप लोगों का खत्म होने वाला है, तो अब साइंस का ऑब्जेक्टिव आएगा लाइव। कल सीख लेंगे पूरा ग्रांटी के सतलुर लाइव कैसे आया जाता है। चलिए क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1854 में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, 1854 में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस देश से माना जाता है, तो हो जाएगा आपका फ्रांस से। और फ्रांस का प्रथम क्रांति हुआ था 1789 में। इसके बाद हुआ था 1830 में। और इसके बाद हुआ था 1848 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, नेपोलियन संहिता आपका लागू हुआ था 1804 में। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। और नेपोलियन का मृत्यु 1821 में हुआ था। पेट में दर्द हो गया बहुत जोर से, नेपोलियन जी मर गए। नेक्स्ट प्रश्न है वियना सम्मेलन का प्रथम अध्यक्ष कौन था, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, सॉरी, मेटरनिक जी थे। जो मेटरनिक जी ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही खराब मतलब कि राष्ट्रवाद का घोर विरोधी शासन थे। कौन, मेटरनिक। इनका जो शासनकाल है इसका अंत राजकांत हुआ 1848 में। नेक्स्ट प्रश्न है मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मुख्य व्यवस्था था पुरानका व्यवस्था के लाना, नेपोलियन चाचा के व्यवस्था को खत्म करना। नेक्स्ट है काउंट कबूर की मृत्यु कब हुई, बता दिया गया है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी ये था ऑस्ट्रिया। और वहाँ फिर वही मेटरनिक था। हम थोड़ा तेज़ी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम रिवाइज के उद्देश्य से इसको पढ़ा रहे हैं। थ्योरी जब लेकर आएंगे उसमें पूर्णतः समझाकर आपको बताया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन ऐड रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था, तो बता दें 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती का गठन आपका बोले किसने किया, तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, गैरिबाल्डी ने। मेजनी काउंट कबूर और गैरिबाल्डी इसका संबंध हो जाएगा इटली से। और ये बिस्मार्क चाचा का संबंध हो जाएगा आपका जर्मनी से। जालवेनी संघ की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1834 में। और इसी समय एक और चीज़ का स्थापना किया गया था यंग यूरोप का, यंग यूरोप का। नेक्स्ट है गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुआ, तो गॉस्टिन की संधि 1865 में हुआ। और याद रखिएगा 1866 में सिडोवा का युद्ध हुआ। और 1870 में आपका सिडौन का युद्ध हुआ। 1870 में सिडौन का युद्ध हुआ। यह युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। और यह युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। यूरोपीय सभ्यता का पलना यूनान को कहते हैं। एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था, ये 1829 में हुआ था। और तुर्की के विरुद्ध मुख्य रूप से हुआ था यूनान को आज़ादी दिलाने के लिए, क्योंकि तुर्की का शासन था यूनान पर। नेक्स्ट है सिडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था, बताया गया है पर्सा और फ्रांस के बीच। आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था, 1832 में। 1832 में। और मुख्य रूप से इसमें मेन किरदार निभाया था रूस। ऐसे तो समर्थन रूस यूरोप के अधिकांश देश किए थे, लेकिन मेन एक्सपेक्टर साबित किया था रूस, जिस तरह हार्दिक पांड्या एक्सपेक्टेड किए क्लासन को आउट करके उस तरह। नेक्स्ट है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था, आप याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बता देते हैं बुडापेस्ट है। कंबोडिया की राजधानी बोले तो नोम पेन। गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री था, तो गीजो जो है ना फ्रांस के प्रधानमंत्री था। लुई फिलिप इसको प्रधानमंत्री बनाया और ये अय्यासी का ज़िंदगी जीने लगा, जिसका कारण है कि लुई फिलिप को भी अय्यासी छोड़कर भागना पड़ा फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था, सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था 1866 में। सिडोवा डॉन जी का युद्ध बोले सिडौन 1870 पर्सा और फ्रांस के बीच। सॉरी हाँ सही। ओटो को निम्न में से कहाँ के राजा घोषित किया गया था, यूनान का। ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया था। और याद रखिएगा यूनान में जो संघर्ष हुआ था उसका नेतृत्व किया था हितेरिया फिलाइडक। नेक्स्ट है
तो ये रहा पहला चैप्टर का टोटल कंसेप्ट। अगर इस सभी का आप वन लीनियर फॉर्म में नोट्स लेना चाहते हैं, वन लीनियर फॉर्म मतलब सिर्फ ऑटो न्यून में से कहाँ के राजा था, तो सिर्फ आंसर रहेगा यूनान का, इस टाइप का लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 6287 55 54 29 पर संपर्क करें और नोट फ्री में पाए, बिल्कुल फ्री में। भले समय थोड़ा लगेगा, ज़्यादा दिन मतलब 2-3 दिन लग सकता है, मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत मैसेज आता है इसके लिए। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, बाय। कल से आते हैं ऑनलाइन। आज के लिए सॉरी कि ऑनलाइन नहीं आ पाए।